नाइमा, तुम क्यों परेशान होती हो? देखना, खुदा जल्द ही हमारी गोद भर देगा और फिर हमारे घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। मैंने अपनी बीवी के आंसू साफ करते हुए कहा तो वो मेरे गले से लग गई। हमारी शादी को तीसरा साल लग चुका था, लेकिन अभी तक हम बे औलाद थे। वैसे तो ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। वो हर वक्त ही इस खदशे में रहती कि कहीं हम बे औलाद ही न रह जाएं। उसकी एक चची और चचा भी बे औलाद थे। उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी और फिर जब उसके चचा की वफ़ात हुई तो कोई भी उन्हें कंधा देने वाला नहीं था। वो हर वक्त ही उन्हीं की मिसाल देती कि औलाद ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मैं भी उसकी बात से इत्तेफाक रखता था, लेकिन वो तो कभी कभी ऐसे ही बेकाबू हो जाती कि फूट फूट के रोने लगती। वो अब भी रो रही थी और मैं उसे तसल्ली दे रहा था। नायमा, तुम क्यों अपनी जान हलकान कर रही हो? जब अल्लाह ताला को हमें औलाद की नेमत देनी होगी तो वो दे देंगे। खुदा ताला के घर देर है अंधेर नहीं। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, देखना तुम्हारी भी गोद भर जाएगी। मैं उसे बार बार समझा रहा था। वो मेरी बात सुन तो लेती थी, लेकिन फिर से रोने लगती थी। रात के 11 बज रहे थे और मैं उसे चुप करा रहा था, मगर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस कर जाओ यार, तुम्हारी वजह से मुझे भी टेंशन हो रही है। कुछ मेरा ही ख्याल कर लो। मैं थका हारा ऑफिस से आया हूँ, मगर तुमने तो मुझसे पानी का एक गिलास भी नहीं पूछा। मैं बेचारा 9 बजे का ऑफिस से वापस आ चुका था और अब 11 बजने को थे। मेरी बीवी को कोई होश ही नहीं था। उसने मुझे खाना भी नहीं दिया था। खाना भी मैंने खुद ही किचन में जाके खाया और अब कब से उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने ये कहा तो उसके चेहरे पे मुझे शर्मिंदगी नज़र आने लगी। इकबाल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। ना जाने मैं कब इस बात में इतनी खो गई कि मुझे याद ही न रहा कि मैंने आपको खाना भी देना है। मैं अभी आपके लिए खाना लेके आती हूँ। ये कह के मेरी बीवी उठने लगी तो मैंने उसे रोक दिया। नायमा, मैं खाना खा चुका हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है तुमने खाना नहीं खाया। मेरा ये कहना था कि वो खामोश होके बैठ गई। उसकी खामोशी से मुझे यही लग रहा था कि उसने खाना नहीं खाया होगा। मैं देख सकता था उसे मुझे खाना देने का होश नहीं था, तो खुद क्या खाक खाया होगा। मैं उसी वक्त ही कमरे से निकला। रात के 11:15 बज रहे थे और मैं किचन में आके अपनी बीवी के लिए खाना गर्म कर रहा था। वो मेरी लाडली थी। हम दोनों की शादी तो अरेंज हुई थी, लेकिन शादी के बाद हम दोनों में खूब मोहब्बत हो गई थी। अब हम एक मिनट भी एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते थे। मैंने अपनी मनपसंद बीवी के लिए खाना गर्म किया और ट्रे सजा के कमरे में पहुंच गया। फिर अपने हाथों से निवाले बना के उसे खिलाने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और इत्मीनान भी। शायद वो मेरे इस अमल से खुश हो गई थी। उसे मेरी तवज्जो और हमदर्दी की ही ज़रूरत थी। मैं मर्द था, मुझ में सब्र था और मैं अब तक सब्र ही किए हुए था। अंदर ही अंदर मैं भी घुट रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स कोई उम्मीद नहीं दे रहे थे। लेकिन वो बेचारी औरत थी, इसलिए खुद पर ज़ब्त नहीं रख सकती थी। डॉक्टर ने कहा था कि ये कोर्स जो अब चल रहा था, इसके बाद भी अगर हमारे यहाँ औलाद ना हुई तो फिर हमें बच्चा एडॉप्ट कर लेना चाहिए। वैसे तो हम दोनों मियाँ बीवी में कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसे छोटे मोटे मसाइल पैदा हो जाते थे, जिसकी वजह से आज तक हम माँ बाप नहीं बन पाए थे। खाना खाने के बाद हम दोनों कुछ देर तो यूं ही बातें करते रहे और फिर बिस्तर पे आ गए। तो बहुत जल्द मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं मालूम वो कब सोई और कब नहीं। सुबह मेरी आँख खुली तो वो बिस्तर पे मौजूद नहीं थी। मैं जानता था कि वो नाश्ता बनाने के लिए ही गई होगी। सुबह के 7 बज रहे थे। 8 बजे मुझे दफ्तर जाना होता था और वो 7:30 बजे ही मेरा नाश्ता तैयार करके कमरे में ले आती थी। वो अपने काम की पक्की थी। बस वो अंदर ही अंदर इस बात से घुट रही थी कि हमारे यहाँ औलाद नहीं है। मेरे माँ बाप तो जिंदा नहीं थे, उसे कोई ताना देने वाला भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुद बहुत परेशान रहती थी। ना जाने वो क्यों इतनी टेंशन लेती थी। उसकी वजह भी मुझे कहीं न कहीं मालूम थी, लेकिन मैं नहीं समझता था कि दूसरों की वजह से बंदा इतना भी परेशान हो सकता है। एक लंबी कहानी थी। उसकी एक दोस्त थी जिसकी शादी आज से 5 साल पहले हुई थी। उसके यहाँ भी औलाद नहीं हुई थी। उसके शौहर ने ये कह के उसे तलाक दे दी कि वो एक बांझ औरत के साथ नहीं रहना चाहता और अब वो बेचारी अपने मायके में रुल रही थी। शायद नायमा को इस बात का ही खतरा था कि कहीं मैं उसे छोड़ ना दूँ। वो नहीं जानती थी कि मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ और कभी भी उसे छोड़ नहीं सकता। मैं उठा और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गया। जब मैं फ्रेश होके बाहर आया तो पूरे 7:30 बज चुके थे और वो घड़ी के टाइम के मुताबिक नाश्ता भी तैयार करके आ चुकी थी।
हम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर नाश्ता किया। फिर मैं उसके हाथों पे बोसा देते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मेरी छोटी सी गाड़ी सहन में ही खड़ी थी। मैं गाड़ी में बैठता घर से निकला तो वो दरवाज़ा बंद कर रही थी और मैं उसे गाड़ी के अंदर बैठे हुए ही हाथ हिला के खुदा हाफिज़ कह रहा था। फिर मैं चल दिया और वो भी शायद घर के अंदर चली गई होगी। सारा दिन मैं ऑफिस में मसरूफ़ रहा और उसकी कोई खैर खबर नहीं ली। हालांकि रात को उसे हल्का हल्का सा बुखार हो रहा था। सारा दिन मैं काम में इतना मसरूफ़ रहा कि उसे एक कॉल भी नहीं की कि जब मैं शाम को घर वापस आया तो उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैंने उससे कहा कि बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रही थी लेकिन मेरे ज़बरदस्ती करने पे तैयार हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले आया। हमें वो कोर्स करते हुए 3 माह हो चुके थे। अब उस कोर्स में सिर्फ 1 माह ही बाकी रहता था। जब हम डॉक्टर के पास आए तो हमारी खुशी की इंतहा न रही। डॉक्टर ने कहा कि इस मर्तबा वो हामला होने में कामयाब हो गई है। हम इतने खुश हुए कि लेडी डॉक्टर के सामने ही एक दूसरे को गले लगा लिया। तो वो डॉक्टर बेचारी भी शर्मिंदा हो गई और दूसरी तरफ देखने लगी। हमें कोई होश नहीं था। हम इतने खुश थे कि मेरा दिल चाह रहा था कि सारी दुनिया में मिठाई बंटवा दूं। उससे ज़्यादा खुशी तो नाइमा को हो रही थी। वो डॉक्टर को बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही थी। वैसे तो औलाद अल्लाह ताला की देन है लेकिन वसीला वो डॉक्टर बनी थी। हम खुशी खुशी ही डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल आए। डॉक्टर ने मुझे बहुत सख्त हिदायत की थी कि मैंने अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना है। खाने पीने से लेके उसके उठने बैठने हर चीज़ का ख्याल रखना है। डॉक्टर ने कहा था कि उसकी प्रेगनेंसी बहुत ही नाजुक है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर इसका जिम्मेदार नहीं होगा। डॉक्टर ने मुझे समझा दिया था और मैं उसकी बात समझ भी गया था। घर आते साथ ही वो किचन में खाना गर्म करने के लिए जाने लगी तो मैंने उससे रोक लिया। नायमा, ये तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर की बातें नहीं सुनी थी तुमने? डॉक्टर ने कहा है कि तुमने मुकम्मल तौर पे बेड रेस्ट करना है। कम से कम 2-3 माह तो तुमने बिल्कुल भी बिस्तर से नहीं उठना जब तक प्रेगनेंसी मैच्योर नहीं हो जाती। मैं खाना कमरे में ले आता हूँ, तुम आराम करो। मैंने उसका हाथ थामा और उसे कमरे की तरफ ले आने लगा। वो कह रही थी कि कोई बात नहीं, डॉक्टर्स तो ऐसे ही कह देते हैं, आप ये सारे काम कैसे करेंगे? वो खाना बना चुकी थी, बस खाना गर्म ही करना रहता था। लेकिन वो ये भी नहीं करना चाह रही थी। वो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी और कभी भी मुझे काम नहीं करने देती थी। हालांकि मेरा दिल चाहता था कि मैं उसका काम में हाथ बटा दिया करूं। वो बेचारी अकेली घर के काम कर कर के थक जाती थी, लेकिन आज तक उसने मुझे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने दिया था। लेकिन अब मैं उसकी एक भी बात नहीं सुन सकता था। वो बच्चा हमारे लिए बहुत कीमती था। उसके लिए ना जाने हमने कितने आंसू बहाए थे और कितनी मिन्नतें मांगी थी। हम दोनों मियाँ बीवी बैठे खाना खा रहे थे। रास्ते से मिठाई भी ले आए थे। मैंने अपनी बीवी का मुंह मीठा करवाया और उसने मेरा मुंह मीठा करवाया। हमारी खुशी में और तो कोई शरीक नहीं था, हम बस 2 मियाँ बीवी ही थे जो उस वक्त खुशी से निहाल हो रहे थे। मेरे अब्बा तो आज से 7 साल पहले ही वफात पा गए थे और शादी से 7-8 माह पहले अम्मा भी मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन वो रिश्ता तय कर गई थी और ये नायमा के घर वालों की मेहरबानी ही थी कि अम्मा के जाने के बाद भी उन्होंने रिश्ता न तोड़ा और अपनी चाँद सी बेटी को मेरे हवाले कर दिया। वो वाकई में चाँद का टुकड़ा थी। उसका चेहरा खुशी के मारे चमक रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे देखता जाऊं, उसे नहारने लगा। वो मुस्कुराए जा रही थी। इकबाल, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं वो ही नायमा हूँ जो हर वक्त आपके पास रहती हूँ। वो ऐसे शर्मा रही थी कि जैसे वो शादी की रात शर्माई थी। नायमा, भले मैं तुम्हारे साथ जितना भी वक्त गुजार लूँ, लेकिन हमेशा मुझे यही लगता है कि मैंने तुम्हें जब से नहीं देखा। मैंने उसे गले से लगाते हुए कहा तो वो मुस्कुराने लगी। हम दोनों की ज़िंदगी की ये हसीन तरीन रात थी। इतनी खुशी तो हमें शादी वाली रात भी नहीं हुई थी जितनी आज हो रही थी। हम दोनों बेइंतहा खुश थे। हमें खुशी के मारे नींद भी नहीं आ रही थी। खाना भी हमने थोड़ा बहुत ही खाया था। हम नहीं जानते थे कि हमारा असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। अगर उस वक्त हम जानते होते तो शायद वो खुशियाँ न मनाते जो हमारे हिस्से की थी ही नहीं। रात के 12 बजे तक हम मियाँ बीवी ऐसे बातें करते रहे कि जैसे सुबह का वक्त हो। वैसे भी सुबह इतवार का दिन था। मैंने ऑफिस नहीं जाना था। मैंने सोचा कि कल मैं अपनी बीवी को उस मज़ार पे ले जाऊंगा जिस पे मैंने चादर चढ़ाने की मन्नत मांग रखी थी कि अगर मेरी औलाद हुई तो मैं वहाँ पे चादर चढ़ाऊंगा। वैसे असूल तो ये था कि औलाद होने के बाद मैं वो चादर चढ़ाऊं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी से ही अपनी मन्नत पूरी कर दूं, क्योंकि मेरी बीवी हामला हो गई थी। फिर हम दोनों हाथों में हाथ डाले बिस्तर पर सो गए। सुबह मेरी आंख खुली तो वो नहीं जागी। वो अभी सो रही थी, शायद उसे रात देर से नींद आई थी, इसलिए अभी तक सो रही थी। मैं उसके पुर रौनक चेहरे को देखने लगा।
वो पहले उदास रहती थी लेकिन अब वहाँ पे खुशी रक़्स कर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मुझे देख रही है। मैं बड़े प्यार से उसके चेहरे पे हाथ फेरने लगा तो वो आंखें खोल गई। अब फिर से शर्माने लगी। वो मुझे बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन लग रही थी। वो बिल्कुल ही सकून में आ गई थी। वो कितने माह से इस अज़ियत में थी जो अब ख़त्म होने वाली थी। नाइमा, तुम ऐसा करो कि जल्दी से नाश्ता बना दो। वैसे भी 9 हो चुके हैं। हम 10 बजे ही मज़ार के लिए रवाना हो जाएंगे। हमें वहाँ पे जाते जाते तकरीबन दोपहर हो जाएगी। मैंने ये कहा तो वह इस बात में सर हिला के बेड से नीचे उतर गई। मज़ार बहुत दूर था और वहाँ पर जाने में हमें काफ़ी वक्त लगना था, इसलिए मैंने सोचा कि हमें जल्दी ही निकलना चाहिए। फिर शाम होने से पहले वापस भी तो आना था। नाश्ते में जब उसने हलवा पूरी पेश किया तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। अरे वाह भई, आज ये मेहरबानी कैसे हो गई। मैं हर वक्त ही उससे कहता था कि वो मुझे नाश्ते में हलवा पूरी बना के दिया करे, लेकिन वो इतनी उदास रहती थी कि ज़्यादा पापड़ नहीं बेल सकती थी। और आज उसने अपनी खुशी से हलवा पूरी बनाई। मेरा दिल बाग बाग हो गया। हम दोनों मियाँ बीवी ने मिल के नाश्ता किया। हमारी खुशी तो वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी। शायद ये खुशी हमारे अलावा और कोई भी नहीं समझ सकता था, क्योंकि जिस पे गुजरती है वो ही जानता है, चाहे वो गम हो या खुशी। गम भी हमने अकेले ही गुजारा था और खुशी भी अब हम अकेले ही की थी। फिर घर के काम ख़त्म करने के बाद हम दोनों मियाँ बीवी मन्नत पूरी करने के लिए रवाना हो गए। जब एक लंबे सफ़र के बाद हम मज़ार पे पहुँचे तो मेरी आंखों में नमी आ गई। उसी मज़ार पर आकर ही हमने ये मन्नत मांगी थी कि जब हमारे यहाँ औलाद होगी तो मैं मज़ार पे चादर चढ़ाऊँगा। बेशक औलाद अल्लाह ताला की देन है और इसके सिवा कोई भी औलाद या कुछ और नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने दुआ करने से तो मना नहीं किया। उस मज़ार पे आके भी मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत काम है। मैं समझता हूँ कि मज़ारों पे जाके उन वलियों से मांगना गलत है, क्योंकि वली तो इंसान है, वो कुछ नहीं दे सकते। सब कुछ तो अल्लाह ताला देते हैं। लेकिन मज़ार पे आके अल्लाह ताला से दुआ करना कोई गुनाह नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने प्यारों के वसीले से अपने गुनहगार बंदों को वो कुछ अता कर देते हैं जिनकी उनकी औकात नहीं होती। वसीले का ज़िक्र करना गलत नहीं था, बस कुछ लोग सही तरीके से दुआ नहीं करते और इस तरह शिर्क हो जाता है। लेकिन बहुत से जाहिल लोग हर अमल को एक जैसा ही समझते हैं, लेकिन मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मैंने मज़ार पे अल्लाह ताला से दुआ मांगी और चादर भी चढ़ाई। फिर कुछ देर हम वहीं पे ही रहे। हमने वहाँ पे लंगर बांटा। हम दोनों बेइंतहा खुश थे। हमारा घर जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जब असर की आज़ानें हुई तो हम दोनों मियाँ बीवी घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते से हमने खाना ले लिया ताकि घर जाके खाना न बनाना पड़े। वैसे तो डॉक्टर ने यह भी मना किया था कि मेरी बीवी को सफ़र नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि बस एक मर्तबा ही उसे मज़ार से होके जब घर ले जाऊंगा तो फिर कहीं भी नहीं जाने दूंगा और उसे मुकम्मल तौर पे आराम कराऊंगा। वो भी यही कह रही थी कि उसके साथ कोई मसला नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। हम घर पहुंचे तो वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। मुझसे तो खाना ही नहीं खाया जा रहा था। मेरी बीवी भी बेड पे लेट गई थी। उसके अब कमर में दर्द हो रहा था। फिर हमने खाना सुबह के लिए फ्रिज में रख दिया और बेड पे दराज हो गए। वहीं पे लेटे लेटे ही हम बातें कर रहे थे। मेरी बीवी कह रही थी कि अगर बेटा हुआ तो हम उसका नाम मोहम्मद तल्हा रखेंगे, अगर बेटी हुई तो सादिया। सादिया नाम मुझे भी बहुत पसंद था, लेकिन मैंने सोचा कि बेटे का नाम मैं अवैस रखूंगा। हम दोनों ऐसे बहस कर रहे थे कि जैसे आज ही हमारे यहाँ औलाद होने वाली हो। हमारी खुशी दीदनी थी। एक दिन मैं ये बात सारे मोहल्ले में फैल गई थी कि मेरी बीवी हामला है, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे ऐसा लगता था कि हमें किसी की नज़र लग जाएगी। पहले भी लोग कहते थे कि मेरी जॉब बहुत अच्छी है और तनख्वाह भी अच्छी है। इतना हमारा खर्च नहीं है क्योंकि हम दो ही लोग थे और अब खैर से हमारी ज़िंदगी में एक इंसान का इजाफ़ा होने वाला था, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। दिन पे दिन गुजरते गए, वक्त पर लगा के उड़ता जा रहा था। मेरी बीवी की प्रेगनेंसी को पूरे 6 माह हो गए। बच्चा पैदा होने में बस 3 माह और कुछ दिन ही रहते थे। उसे ब्लड प्रेशर का मसला रहने लगा। वह अक्सर ही बीमार रहती। मैं हफ्ते में उसे चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास ले जाता। डॉक्टर ने कहा था कि उसकी प्रेगनेंसी बहुत नाजुक है। हमें बहुत एहतियात से ये दिन गुजारने होंगे। मैं उसका बहुत ख्याल रखता था। मैंने घर पे काम के लिए एक औरत भी रख ली जो सारे काम देखती थी और खाना वगैरह भी वही बनाती थी। पहले मुझे उसके हाथ का खाना पसंद नहीं आता था, लेकिन मैं अपनी बीवी से काम नहीं करा सकता था, इसलिए बस जहर मार करके वो खाना खा लेता। मैं हर हाल में उस बच्चों को अपनी गोद में खिलाना चाहता था जो अभी मेरी बीवी के पेट में था।
ہم جب بھی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے تو اس کا موڈ عجیب ہو جاتا۔ میں اس سے پوچھتا رہتا کہ آخر کیا مسئلہ ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ تو وہ یہی کہتی کہ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہے، بس آپ اپنی بیوی کا خیال رکھا کریں، خدا خیر کرے گا۔ لیکن مجھے اس کی باتوں سے عجیب سی الجھن ہوتی۔ ہم جب بھی اس کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے تو مجھے اس کے چہرے پہ عجیب سی پریشانی نظر آتی، لیکن آج تک میں اس پریشانی کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ آج بھی ہم پورے 15 دن بعد چیک اپ کروانے کے لیے جا رہے تھے۔ ہم ڈاکٹر کی کلینک پہ پہنچے تو بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا۔ ہم اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے گیلری میں ہی بیٹھ گئے، اور جب ہماری باری آئی تو ہم دونوں میاں بیوی اندر پہنچ گئے۔ میری بیوی تو بہت خوش تھی۔ جیسے جیسے دن قریب آتے جا رہے تھے اس کی خوشی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن میں ذرا پریشان تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ضرور ڈاکٹر ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے آج بھی میری بیوی کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کے چہرے پہ وہی پریشانی تھی جو میں نے پہلے روز دیکھی تھی۔ اقبال صاحب، آپ کے بچے کی گروتھ تو بالکل ٹھیک ہے، بس خدا خیر کرے کہ یہ مہینے بھی تمام ہو جائے، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تو ان کے لہجے میں مجھے تشویش دکھائی دی، جیسے وہ کچھ پریشان سی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے لگتا ہے آپ ہم سے کوئی بات چھپا رہی ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں اپنی بیوی کو دوسرے شہر بھی لے جا سکتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا شہر تھا، اس لیے میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے دوسرے شہر جانے کا بھی ذکر کر دیا۔ میری بات سن کے وہ مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں کہ سر، بے شک آپ اپنی بیوی کو کسی دوسرے شہر لے جائیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ آپ کی بیوی کو بالکل بھی سفر نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کی بیوی اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں، ویسے آپ کو دوسرے شہر لے جانے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر نے چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے کہا تو میں بھی مطمئن ہو گیا۔ میں نے سمجھا شاید میں ہی بلا وجہ کا وہم پال رہا ہوں، اور ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی ڈاکٹر کے کلینک سے باہر نکل آئے۔ میں نے نائمہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اقبال، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ جب بھی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ہم سے خار کھانے لگی ہے، میری بیوی نے مجھے کہا تو مجھے شرمندگی نے آن گھیرا۔ میں اس سے کیا ہی کہہ سکتا تھا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، بس ڈاکٹر صاحبہ کے رویے سے مجھے لگتا تھا کہ ضرور کچھ غلط ہے جو میں نہیں جانتا۔ نائمہ، ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر ہم سے کچھ چھپا رہی ہے، اسی لیے اس سے پوچھ لیا۔ تم فکر نہ کرو، تم نے سنا تو ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، بس تم پریشان نہ ہو، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی مجھ سے کئی بار یہ کہا تھا کہ میں ڈاکٹر سے یہ سوال نہ پوچھا کروں، لیکن جب میں ان کے پاس جاتا اور ان کے چہرے کے عجیب و غریب تاثرات دیکھتا تو مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا، اور میں اپنے دل کی بات کر بیٹھتا۔ تھوڑی دیر بعد ہم گھر پہنچ گئے۔ کھانا آج بھی ہم بازار سے لائے تھے۔ رات کا کھانا میں ہر روز ہی بازار سے لاتا تھا، کیونکہ وہ کام والی عورت شام ہونے سے پہلے ہی جا چکی ہوتی۔ میں شام کو کام سے لوٹتے وقت کھانا لے آتا۔ میں اپنی بیوی کو کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر اسے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہو تب بھی وہ ملازمہ کو آواز دے دیا کرے۔ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ وہ بچہ ہمارے لیے بہت قیمتی تھا، میں اسے کسی بھی قیمت پہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ شروع میں ڈاکٹر نے ہمیں بہت ڈرایا کہ پریگننسی میں چور نہیں ہے، نہ جانے آگے چل کے کیا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ میری بیوی نے وہ مشکل لمحات گزار ہی لیے، اور اب بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ وقت تو بس پر لگا کے اڑتا جا رہا تھا۔ 2 ماہ گزرنے میں بالکل بھی پتہ نہ چلا۔ اب میری بیوی نے 8ویں ماہ میں قدم رکھ دیا تھا۔ اس کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہونے لگی، اور دوسری طرف ڈاکٹر کا رویہ بھی پہلے سے تشویشناک ہونے لگا تھا۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، وہ میرا دل دہلا رہی تھی۔ اب میں اس سے کچھ بھی نہیں پوچھتا تھا، بس چپ سادے ہی چپ چاپ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہتا تھا۔ وہ میری بیوی کا چیک اپ کرتی اور پھر کوئی دوائی لکھ کے دے دیتی، اور ہم گھر آ جاتے۔ یہ اب ہر 15 دن بعد کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہمیں ہر 15-20 دن بعد چیک اپ کروانا ہے، اور ہم ایسے ہی چیک اپ کروا رہے تھے۔ میں کوئی غلطی مول نہیں لے سکتا تھا، اور نہ ہی ہم کوئی اونچ نیچ افورڈ کر سکتے تھے، اس لیے ہمیشہ ڈاکٹر کی بات مانی۔ میری بیوی بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ اس نے ہونے والے بچے کے لیے بہت زیادہ شاپنگ کی تھی۔ اس نے بیٹے کی شاپنگ کی تھی، اسے بیٹے کی بہت خواہش تھی۔ میں نے اپنی طرف سے لڑکی والے کچھ کپڑے لیے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں بیٹی ہو، ہم دونوں کا ہمیشہ ہی مقابلہ رہتا۔ آج تک ہم نے ڈاکٹر سے یہ نہ پوچھا تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، ڈاکٹر نے بھی ہمیں نہیں بتایا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے آپس میں یہ ایگریمنٹ کیا کہ بس ہم پیدائش کے وقت ہی دیکھیں گے کہ بیٹا ہوا یا بیٹی۔ ہم اپنی طرف سے دعائیں مانگ رہے تھے۔
میری بیوی کی خواہش مجھ سے مختلف تھی، حالانکہ عام طور پہ عورتوں کو پہلے بیٹی ہی چاہیے ہوتی ہے اور مردوں کو بیٹا، لیکن ہمارا معاملہ مختلف تھا۔ مجھے بیٹی چاہیے تھی اور میری بیوی کو بیٹا۔ شاید وہ ڈر رہی تھی کہ نہ جانے دوبارہ ہمارے ہاں اولاد ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس بار بھی تو یہ سب بہت مشکل سے اور دیر سے ہوا تھا۔ وقت تو ایسے گزرتا جا رہا تھا جیسے وقت کو پہیے لگ گئے ہوں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ڈاکٹر نے ہم سے کہا کہ اب بچے کی پیدائش میں بس 1 ہفتے کا وقت رہتا ہے۔ اس دن میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ اب ہماری خوشی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ میں نے بہت سی منتیں مانگ لیں کہ جب میری بیٹی پیدا ہوگی تو میں غریبوں میں کھانا بانٹوں گا، اور بھی میں نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ میری بیوی نے بھی مجھ سے کہا کہ اس نے بھی سوچ رکھا ہے کہ جب ہمارا بیٹا پیدا ہوگا تو وہ غریب عورتوں میں کپڑے تقسیم کرے گی۔ وہ عورت تھی اور عورتوں کی طرح ہی سوچ رہی تھی، بس ہماری سوچ میں یہ فرق تھا کہ میں بیٹی کے لحاظ سے سوچ رہا تھا اور وہ بیٹے کے لحاظ سے سوچ رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ 3 دن یوں ہی گزر گئے، چوتھا دن بھی آ گیا۔ میری بیوی کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی بچے کی پیدائش متوقع نہیں، ہمیں 2-3 دن انتظار کرنا ہوگا۔ میری بیوی درد سے چلاتی رہتی تھی۔ میں نے دفتر سے بھی چھٹی لے لی۔ میں نے پورے 1 ہفتے کی چھٹی لی تھی۔ میں اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہتا تھا۔ میں اسے اس تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ وقت آنے لگا جس کا ہمیں انتظار تھا۔ اپنی بیوی کی تکلیف دیکھ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اب مجھے احساس ہونے لگا کہ بچے یوں ہی پیدا نہیں ہو جاتے، بلکہ عورت کو بہت زیادہ تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ ہر وقت ہی درد کی شکایت کرتی رہتی۔ 2-3 دن تو گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ شاید وہ تکلیف میں تھی، اس لیے مجھے لگ رہا تھا کہ وقت نہیں گزر رہا۔ وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ پہلے تو وقت بڑی جلدی گزر گیا، اب تو گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ لیکن وقت تو وقت ہے اور پھر گزر ہی جاتا ہے، بس وقت گزرنے میں ذرا وقت لگتا ہے۔ اور آخر وہ وقت بھی آ گیا جب میری بیوی کی طبیعت اتنی خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ شکر ہے کہ اس وقت میں گھر پہ ہی تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ عورتوں والے معاملات تھے اور میں بیچارہ گھر پہ اکیلا۔ میں فوراً سے پڑوسن کے گھر کی طرف بھاگا۔ وہاں خالہ نکت رہتی تھیں، وہ بہت اچھی تھیں اور ہمارا بہت خیال رکھتی تھیں۔ اکثر اوقات ہم دونوں گھروں میں کھانوں کا عدل بدل بھی ہوتا رہتا تھا۔ میں نے ان کے دروازے پہ دستک دی تو وہ باہر آئیں۔ خالہ نائمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اسے ہسپتال لے جا رہا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ بیٹا، تمہاری امی نہیں ہے، تمہاری امی میری دوست تھی اور آج میں تمہاری ماں کا فرض ادا کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے یہ کہا اور فوراً سے گھر کے اندر چلی گئیں اور چادر لے کے آ گئیں۔ پھر ہم تینوں ہی ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ میری بیوی بے ہوش تھی۔ مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیا مسئلہ ہے، شاید اس کا بلڈ لو ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اس کا بلڈ لو ہوا تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ ہم ہسپتال پہنچے اور اسے گائنی وارڈ میں لے جایا گیا۔ میں کوریڈور میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، بہت زیادہ پریشان تھا۔ بیٹا تم پریشان نہ ہو، یہ معاملات عورتوں کی زندگیوں میں کوئی نئے نہیں، ہر عورت کو ہی اس دہلیز سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ ماں کے درجے تک پہنچتی ہے۔ بس تم نائمہ کے لیے دعا کرو، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مجھے تسلی دے رہی تھی، لیکن مجھے ان کی تسلی سے سکون نہیں مل رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جو ہونا ہے بس جلد سے جلد ہو جائے۔ ہمیں ہسپتال میں آئے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن ڈاکٹر نے ابھی ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ پھر 2-2.5 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئی اور کہنے لگی کہ ابھی بھی بچے کی پیدائش متوقع نہیں، ہمیں کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کیا بات ہے۔ نائمہ درد سے چلا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی متوقع نہیں۔ اسے ہوش آ چکا تھا اور وہ درد سے نڈھال تھی۔ میں کمرے میں گیا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے تسلی دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے خود ہی فکر ہو رہی تھی اور اب میں اسے تسلی دینے لگا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری تسلی سے اسے کچھ سکون آ جائے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے سمجھانے لگا، نائمہ تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہے، اور دیکھنا بہت جلدی ہم اس رتبے تک پہنچ جائیں گے جس کے لیے ہم نے ڈھیروں دعائیں مانگی تھیں۔ میں کھلے دل سے اپنی بیوی سے بات کرنے لگا کیونکہ نگہت خالہ اندر نہیں آئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی کمرے میں اکیلے ہی تھے۔ 1 گھنٹہ تو میں کمرے میں ہی بیٹھا رہا۔ خالہ اتنی سمجھدار تھیں کہ ہم دونوں میاں بیوی کی تنہائی میں وہ اندر نہ آئیں۔ جب میں باہر گیا تو وہ مجھ سے نائمہ کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ میں نے ان سے ساری بات کہہ دی کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ شاید آج بچہ پیدا نہ ہو۔
हमें कल का इंतज़ार करना होगा। वो बेचारी बूढ़ी औरत थी। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको घर छोड़ आता हूँ, मैं नायमा के पास हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। आते हुए मुझे बस ज़रा फ़िक्र हो रही थी। मैंने उनसे ये कहा तो वो कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं रुक जाती हूँ, मेरा कोई मसला नहीं। लेकिन मैं उन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, इसलिए ज़बरदस्ती ही उन्हें हस्पताल से बाहर ले आया, तो वो बेचारी भी खामोश हो गई। मैंने उन्हें एक कैब में बिठा के घर की तरफ रवाना कर दिया और दोबारा से हस्पताल में आ गया। हम दोपहर को आए थे और अब शाम होने लगी थी। मैं कॉरिडोर में बैठा उसके लिए ढेरों दुआएं कर रहा था। उसे ड्रिप लगी हुई थी और नींद का इंजेक्शन लगने की वजह से वो सो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि सुबह ही पता चलेगा कि क्या करना है। मैं सारी रात कॉरिडोर में बेंच पे बैठा रहा और वो अंदर अकेली जंग लड़ती रही, जिसके लिए हमने बहुत इंतज़ार किया था। मैं रात में 1-2 मर्तबा उसके कमरे में देखने के लिए गया। वहाँ पे मुझे रुकने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वो औरतों वाली साइड थी। मैं गया था, वो सो रही थी, इसलिए उससे बात नहीं हो पाई। अस्पताल की गैलरी में तो रौनक सी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात ही ना हो। सारी रात ही लाइटें जलती रहीं और लोग आते-जाते रहे। मैं आते-जाते लोगों को देख रहा था। थोड़ी देर में दीवार के साथ टेक लगा के आँखें भी मूंद गया और फिर बहुत जल्द ही मेरी आँख खुल गई। थोड़ी-थोड़ी देर बाद ऐसे ही मुझे नींद आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। फिर फ़जर की आज़ानें होने लगीं। सारी रात मैंने उस बेंच पे अकड़ों बैठ गुज़ार दी। सुबह-सुबह मैं उठ के नाइमा के कमरे में पहुँच गया। वो भी उठ चुकी थी। उसके दर्द में ज़रा भी कमी नहीं आई थी। वो कह रही थी कि मैं डॉक्टर को बुलाऊँ, लेकिन अभी सुबह-सुबह का वक़्त था। डॉक्टर्स नहीं आए थे। मैंने उसे कहा कि तुम ज़रा सब्र कर लो, मैं डॉक्टर्स का पता करता हूँ। वो बेचारी क्या ही कह सकती थी। उसे सारी रात दर्द की अज़ियत काटी थी और अब भी काट रही थी। 8 बजे ही डॉक्टर्स ड्यूटी पे आए और फिर एक-एक मरीज़ा का चेकअप होने लगा। वही डॉक्टर अस्पताल में नाइमा का चेकअप कर रही थी, जिसकी क्लिनिक में हम जाते रहते थे। वो उसकी पर्सनल पार्ट टाइम क्लिनिक थी और यहाँ पे वो सरकारी नौकरी करती थी। मैं उसके पास गया तो उसे याद आ गया कि हम उसके रेगुलर मरीज़ हैं। उसने कहा कि मैं नाइमा का केस खुद ही करूँगी। वो कल हमें दिखाई नहीं देगी। आज उसे देख के मुझे तसल्ली हो गई। आज मुझे उसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं नज़र आया जो मुझे पहले नज़र आते थे। मैंने समझा शायद वो मेरा वहम ही था। 12 बजे के करीब जाके नर्स ने मुझे एक पर्ची थमाई और कहा कि मैं ये सामान ला दूँ, तो मैं फ़ौरन ही फ़ार्मेसी की तरफ भागा। उस दिन के लिए मैंने बहुत से पैसे जमा कर रखे थे ताकि आखिरी वक्त में मुझे कुछ परेशानी ना हो। मैं हर माह ही तनख्वाह से बहुत सारी रकम बचा लेता था। थोड़ी देर के अंदर ही मैं वो सारा सामान ले आया जिसकी पर्ची मुझे नर्स ने थमाई थी। नर्स वो सामान लेके अंदर चली गई जहाँ पे डॉक्टर मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने की कोशिशों में लगी हुई थी। नर्स ने कहा कि केस बहुत मुश्किल है, बस मुझे दुआ करनी है। बच्चे और मेरी बीवी दोनों की जान को खतरा था। मैं कॉरिडोर में बेंच पे बैठा, घुटनों में सर दिए नम आँखों के साथ अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहा था। मैं नहीं जानता था कि अब मेरा असल इम्तिहान शुरू हुआ है। 2-3 घंटे यूं ही गुजर गए और फिर शाम के 4 बजे डॉक्टर अकीला कमरे से बाहर आईं। उनके चेहरे पे अजीब सा तासुर था, जिसे मैं पहचान गया। वो बिल्कुल वैसा ही तासुर था जो पहले वो हर वक्त मेरी बीवी के चेकअप के बाद अपने चेहरे पे सजा लेती थी। सर, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप मेरे ऑफ़िस में आ जाएँ। वो ये कहती हुई कमरे की तरफ चली गईं तो मैं भी उनके पीछे-पीछे चल दिया। डॉक्टर साहिबा, क्या बात है, मेरी बीवी तो ठीक है? क्या मेरा बच्चा ठीक है? बीवी के बाद सबसे पहले मैंने बच्चे के बारे में पूछा। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि वो पैदा भी हो चुका है या नहीं। मेरा ये कहना था कि डॉक्टर ने बड़ी गौर से मेरी तरफ देखना शुरू किया। सर, अब मैं आपको वो बात बताने जा रही हूँ जो आपको बड़े तहम्मुल से सुननी होगी। आपकी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब डॉक्टर ने ये कहा तो मैं अजीब नज़रों से उनकी तरफ देखने लगा। डॉक्टर, क्या मतलब आपका कुछ कहा नहीं जा सकता? मुझे वाक़ई में उनकी बात समझ नहीं आई थी। मेरी सारी खुशी गारत होके रह गई। मेरा दिमाग फटने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी चकरा के ज़मीन पे गिर जाऊँगा। सर, बात दरअसल ये है कि आपकी बीवी ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसकी जिन्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो ना लड़का है और ना लड़की। उसकी जिन्स की जगह पे बस एक सुराख है। उसका जेंडर मालूम करने के लिए आपको उसके बड़े होने का इंतज़ार करना होगा। जब डॉक्टर साहिबा ने ये कहा तो ना जाने मेरा दिमाग क्यों इतना घूम गया कि मुझे ये होश ही ना रहा कि मैं अस्पताल में खड़ा हूँ। मैं फ़ौरन गुस्से में खड़ा हो गया, तो वो भी खड़ी हो गई। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको तहम्मुल मिज़ाजी से काम लेना होगा। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी के काम है। आपको सब्र करना होगा।
वो मुझे समझाने लगी थी और लंबे लंबे लेक्चर देने लगी थी। मेरा दिमाग फटने को था। हमने इतना इंतज़ार किया और फिर आखिर में हमें ये कहा जा रहा था। मुझे लगता था कि वो हमसे कुछ छुपा रही है और आज वो बात खुल गई। अगर वो पहले बता देती तो शायद हमारा ज़हन बन जाता, लेकिन वो आखिरी वक्त में बता रही थी। उन्होंने कहा कि वो मेरी बीवी से भी ये कह के आई हैं। मैं फ़ौरन ही उस कमरे की तरफ चल दिया जहाँ पर मेरी बीवी और उस बच्चे को रखा गया था जिसके जेंडर का कुछ अता पता नहीं था। मेरे दिमाग पे खून सवार हो गया था। न जाने मुझे किस पे इतना गुस्सा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी ज़िंदगी, मेरी कोशिशें, मेरी मेहनत रायगा चली गई हैं और इस सब का कुछ हासिल नहीं हुआ। बच्चा नॉर्मल तरीके से हुआ। डॉक्टर साहिबा ने कहा कि 5-6 घंटे बाद मैं अपनी बीवी और बच्चे को ले जा सकता हूँ। 5-6 घंटे यूं ही गुजर गए और फिर मैं अपनी बीवी को लेके घर की तरफ रवाना हो गया। वो होश में तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, लेकिन मेरे हालात उससे ज़रा मुख्तलिफ थे। मेरा दिल चाह रहा था कि सारी दुनिया को तहस-नहस कर दूँ। मैंने इस बच्चे का कितना इंतज़ार किया और अब वो आ भी गया, लेकिन वो जिस हालत में आया वो मुझे मंज़ूर नहीं था। डॉक्टर ने तो कहा था कि बड़ा होने के बाद उसकी जिन्स के बारे में मालूम होगा, लेकिन मुझे अभी से ही पता चल गया कि वो थर्ड पर्सन है। मैं कैसे उसे अपने पास रख सकता था? कंबल में लिपटा हुआ बच्चा मेरी बीवी की गोद में था और मेरी बीवी ने मेरे कंधे पे सर रखा हुआ था। मैं गाड़ी ड्राइव करते-करते ये सोच रहा था कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। मैं किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच रहा था। अचानक से मेरे ज़हन में एक ख़याल आया और मैंने सोचा कि आज इस किस्से को यहीं पे ही ख़त्म कर देना चाहिए। मैं इस बच्चे को घर नहीं ले जा सकता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी नाकामी की निशानी है। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा तो वो मेरे कंधे पे सर रखे सो रही थी। शायद वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैंने गाड़ी वहीं रोक ली और उसके हाथ से बच्चा लेने लगा तो फ़ौरन से उसकी आँख खुल गई। वो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन मुँह से कुछ न कहा। मैंने वो बच्चा उसके हाथ से लिया तो फिर भी वो खामोश बैठी रही, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि मैं क्या करने वाला हूँ। फिर जब मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो मुझे बुलाने लगी, लेकिन मैंने उसकी कोई बात न सुनी और बाहर निकल आया। मैंने जहाँ पे गाड़ी रोकी थी वहीं पर ही कचरा कुंडी था। मैंने उस बच्चे को वहीं पे फेंका और दोबारा से गाड़ी में आ बैठा। मेरी बीवी शीशे से वो सारा मंज़र देख रही थी और जैसे ही मैंने बच्चे को फेंका तो वो बाहर निकलने लगी, लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले मैं अंदर पहुँच गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो मेरे कंधे पे मुक्के मार रही थी, ना जाने मुझे क्या-क्या कह रही थी। मैं गूँगा बना बस चुपचाप गाड़ी चला रहा था। मैं उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। वो कह रही थी कि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बच्चे को हमेशा-हमेशा अपने पास रखना चाहिए। वो हमारी औलाद है, लेकिन मुझे लगता था कि वो मेरी औलाद नहीं है। आखिर मैं कैसे इस बच्चे का बाप हो सकता था जिसकी जिन्स के बारे में ही कुछ पता नहीं? मैं गाड़ी चलाता जा रहा था और वो मुझे मार-मार के थक गई। इसलिए अब घुटनों में सर दिए फूट-फूट के रो रही थी। मुझे उस पे बड़ा तरस आ रहा था। हमदर्दी भी हो रही थी, लेकिन मुझे ये मंज़ूर नहीं था कि एक ऐसे बच्चे को मैं अपने घर में रखूँ जिसकी जिन्स का कुछ अता-पता नहीं। फिर हम घर पहुँच गए। मेरी बीवी घर के अंदर दाखिल ही नहीं हो रही थी। मैं उसे ज़बरदस्ती घर के अंदर ले आया और फिर कमरे में भी ले गया। वो मुझसे नाराज़ हो रही थी और फिर आखिर में तो उसने मुझसे बात करना ही छोड़ दी। मैंने अपनी बीवी को वो दवाइयाँ दी जो मुझे डॉक्टर ने दी थी। वो नींद की दवाइयाँ थीं। उसने कहा कि अगर तुम्हारी बीवी को नींद ना आए तो ये दवाइयाँ खिला देना। मैंने उसको ज़बरदस्ती वो दवाइयाँ खिलाईं तो आधे घंटे के अंदर उसे नींद आ गई और मुझे भी कुछ सुकून आया। वैसे तो मेरा दिमाग फट रहा था, लेकिन उसके खामोश हो जाने की वजह से मेरी आधी टेंशन दूर हो गई। मैंने सोचा कि कुछ देर सो लेगी तो इससे सुकून आ जाएगा। मैं भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था और टेंशन की वजह से मेरा सर दर्द से फटे जा रहा था, इसलिए मैं भी खाना खाए बगैर उसके पास ही लेट गया। रात गहरी होने लगी थी। ना जाने कब मुझ पे नींद की देवी मेहरबान हुई और मैं नींद की वादियों में खो गया। सुबह मेरी आँख ज़रा जल्दी ही खुल गई। मैंने देखा तो वो बिस्तर पे मौजूद नहीं थी। मुझे बड़ी परेशानी हुई। मैं फ़ौरन से उठा और बाथरूम चेक करने लगा, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। मैं बाहर निकल आया। किचन में देखा, दूसरे कमरों में देखा, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं थी। मेरा सर फटे जा रहा था। ना जाने वो कहाँ चली गई। अचानक से मेरे ज़हन में ख़याल आया, ज़रूर वो अपने बच्चे को लेने गई होगी। मैंने फ़ौरन से गाड़ी निकाली और उस रास्ते की तरफ रवाना हुआ जहाँ पे मैंने वो अजीबो-गरीब बच्चा कचरा कुंडी पे फेंका था। 15 मिनट के अंदर ही मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ का मंज़र तो अजीब ही था। लोग इर्द-गिर्द जमा हुए थे और मेरी बीवी भी वहीं खड़ी थी। उन्हें देख के तो मेरे होश उड़ गए। मैं फ़ौरन से गाड़ी से उतरा और वहीं पे पहुँच गया।
लोग इर्द गिर्द जमा थे और मेरी बीवी मजमे में खड़ी थी। जब मैंने उसके हाथ में कंबल में लिपटा बच्चा देखा तो मेरा दिमाग घूम गया। मुझे अपनी बीवी पे बहुत गुस्सा आया। ना जाने क्यों वो मेरी इज्जत उछालने पे तुली थी। जब मैं वहाँ गया तो एक दिल दहला देने वाली खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो बच्चा ज़िंदा नहीं था। सारी रात सर्दी में पड़ा रहने की वजह से वो मर चुका था और मेरी बीवी उसे सीने से लगाए मुस्कुरा रही थी कि मेरा बच्चा मिल गया। वो ऐसे खुश हो रही थी जैसे बच्चे को उनकी कोई गुड़िया मिल जाती है। एक मिनट के लिए मुझे अपनी बीवी की ज़हनी हालत पे शक होने लगा। इस बार मैं उससे बच्चा खींचने में कामयाब ना हुआ। मेरा दिल भी अजीब सा हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने एक नन्ही सी जान को बिला वजह ही मौत की नींद सुला दिया है। मैंने ही उसे यहाँ पे फेंका था और अब वो मर चुका था। मैंने अपनी बीवी को गाड़ी में बिठाया और घर आ गए। मेरी बीवी बच्चे को मुझे नहीं दे रही थी। मैं चाह रहा था कि उसे दफना दिया जाए लेकिन वो दे ही नहीं रही थी। वो पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। उसे ये भी मालूम नहीं था कि वो बच्चा अब जिंदा नहीं बल्कि मर चुका है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बीवी के हाथ से बच्चा लिया और इमाम साहब को उसमें शामिल करके उसकी तदफीन करवा दी। घर आया तो मेरी बीवी रो रही थी। कह रही थी कि उसका बच्चा नहीं मिल रहा। उसे ये बात भी भूल चुकी थी कि वो बच्चा मैं लेके गया हूँ। उसे मैं याद था। इसके अलावा उसे कोई खबर नहीं थी। वो बस मेरा ही नाम पुकारती और मुझसे ही अपने बच्चे का सवाल करती। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर पड़ोसन ने मशवरा दिया कि मैं कोई बड़ी सी गुड़िया ला दूं, तो मैं बाजार से एक बड़ी सी गुड़िया ले आया। उसे देख के वो खुशी से नाचने लगी और फिर उसे सीने से लगा लिया। उसे इस तरह करता देख मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही अपनी बीवी की इस हालत का जिम्मेदार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारा हंसता बसता घर उजड़ गया। मुझे एहसास होता था कि मुझे उस बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी जैसी भी जिंदगी थी वो जी लेता, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब इस वाक़ये को भी पूरे 2 साल गुज़र चुके हैं। मेरी बीवी की हालत में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आया। वो हर वक़्त गुड़िया से खेलती रहती है, उसे दूध पिलाती है, खाना खिलाती है। खाना इधर-उधर गिरा पड़ा होता है। ज़ाहिर है, गुड़िया खा तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो उसका हर वो काम करती है, जो एक माँ अपने बच्चे का करती है। मेरे दिल की दुनिया और घर का आँगन दोनों ही उजड़ चुके हैं। मेरी बीवी बस नाम की ही बीवी रह गई है। हम दोनों में मियाँ बीवी वाली कोई भी बात नहीं रही। कुछ गलतियाँ इंसान की ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि जिनका इंसान अज़ाला नहीं कर सकता। मेरा भी कुछ यही हाल था। मैं मरते दम तक अपनी इस गलती को भुला नहीं पाऊँगा और जब जब मेरी बीवी मेरी आँखों के सामने बच्चों जैसी हरकतें करती है, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी जान ले लूँ। इसीलिए ही तो कहते हैं कि इंसान कोई भी कदम उठाने से पहले लाख बार सोच ले, वरना बाद में पछताने के सिवा और कुछ हासिल नहीं होता। पर अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमें बेटा चाहिए या बेटी, क्योंकि जब लोग अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सोचने लगते हैं तो फिर हम जैसा ही हाल होता है।